गुड मॉर्निंग बच्चों। तुम लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और लाइक बटन को भी क्लिक करना मत भूलना। साथ ही साथ यदि QGen.in पे हमारा वेबसाइट है QGen.in, इस पे यदि रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन हमको अपलोड कर पाओगे और हम उसका आंसर भी तुम लोगों को तुम्हारे पोर्टल पे, तुम्हारे जो लॉगिन पैनल होगा उस पर हम दे पाएंगे। तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और साथ ही साथ इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना, ये तीनों चीज आपके लिए जरूरी है। एक चीज और, रजिस्ट्रेशन फ्री है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई चार्ज कॉस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर। जब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि आप लोग सी पढ़ चुके होंगे, साथ ही साथ कंप्यूटर के जो प्रोग्रामिंग के जो बेसिक थ्योरीज है उनसे आप रूबरू हो चुके होंगे, तभी हम लोग डेटा स्ट्रक्चर की ओर आते हैं। एक्चुअली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो डेटा है उसका जो मैथमेटिकल या लॉजिकल और हम लोग डेटा को अरेंज करते हैं उसी को हम लोग डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये हम लोग डिफरेंट वेज में डेटा को अरेंज कर सकते हैं और जो मॉडल है उस मॉडल को बोलेंगे डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का जो मॉडल हम लोग बनाते हैं वो स्पेशली दो चीज उसमें हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। एक क्या होता है, इट शुड बी रिच इनफ, rich enough to deal different type of data and connect it to real world। और सेकंड क्या होना चाहिए, सिंपल, इट शुड बी वेरी सिंपल ऑल्सो। अगर सिंपल नहीं होगा तो फिर हम उसको आगे इस्तेमाल करने में हमको खुद परेशानी होने लगेगी। तो हमारा तो दोनों चीज होना चाहिए। हाँ, एक तो वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए, अपने आप में इतना रिच होना चाहिए कि हम हर एक चीज को उसके साथ डील कर सकें, और साथ ही साथ एकदम सिंपल भी होना चाहिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इन चीजों को ज्यादा डिटेल में देख पाएंगे। हम लोग को डेटा स्ट्रक्चर को डील करने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो आप पहले भी उनमें से कुछ चीजों को से परिचित होंगे। जैसे एक हम लोग बोलते हैं अरे, आप सभी एरे से परिचित होंगे। हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को डील करने में एरे का अहम भूमिका होता है। इसके बाद होता है हमारा एक लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या होता है, डिटेल में हम लोग जानेंगे इसके बारे में। अब एक सिंपल ये जान लेते हैं कि जो हमारे डेटा एलिमेंट्स होते हैं इसमें, जैसे डेटा एलिमेंट्स में हम बात करेंगे जो भी एंटिटी हमारा होगा, हाँ, उसको हम लोग एक पूरे ब्लॉक में मानते हैं। इस तरह से ये मान लीजिए एक स्टूडेंट है, आप स्ट्रक्चर पढ़े होंगे सी में, याद होगा। तो स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट का नाम, रोल, मार्क्स वगैरह वगैरह एक ही वेरिएबल में रखते हैं, एक स्ट्रक्चर में रखते हैं। और ये जो हमारे स्ट्रक्चर है इस डेटा को हम लिंक लिस्ट के फॉर्म में बना सकते हैं। लिंक लिस्ट का मतलब ये है कि जो पहला डेटा है, हाँ, अगला डेटा जहां भी है उसका इंफॉर्मेशन इसके पास रखा हुआ है। नेक्स्ट जो डेटा आएगा वो इससे लिंक्ड होगा।
तो इस तरह का जो सीक्वेंस बनता है उसको हम लिंक लिस्ट बोलते हैं। एरे को भी हम लिंक लिस्ट के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमारा एरे में 1 2 3 4 ये कंटिन्यूअस नंबर से ही आता है। तो इस तरह का जो लिस्ट बनेगा उसको हम लोग लिंक लिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग जिसमें देखते हैं वो होता है स्टैक। स्टैक क्या होता है? स्टैक में हम लोग जो भी डेटा हमारे पास इनपुट आ रहा है वो सपोज दैट इस तरह से स्टोर करते जा रहे हैं हम, ये इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये। और जब इस्तेमाल करना शुरू किए तो क्या किए, यहां से शुरू किया, सीधा जमा कर लिए और ऊपर से यूज करना शुरू कर दिए। तो ये क्या हुआ, ये मतलब इन हुआ था, इंसर्ट हुआ था, ये लास्ट इन हुआ था ये। और आउट कैसे कब हो रहा है, ये फर्स्ट आउट हो रहा है, यानी ये क्या फॉलो करता है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। स्टैक के बाद ट्री, डेटा अरेंजमेंट का ये भी एक अच्छा मॉडल है जिसमें कि आप डेटा को अपने हिसाब से अरेंज कर पाते हैं। इसमें हर एक ट्री में हर एक ये हमारा एक रूट हुआ ट्री का, रूट में 2 लीफ होते हैं लाइक दिस, फिर इसमें 2 लीफ, इसी तरह से ये बनता है। इस अरेंजमेंट में जब भी हम डेटा को अरेंज करते हैं या ये नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं, तो एक नंबर जो फर्स्ट मिला हमको वो फर्स्ट लीफ में डाल दिए सीधा रूट में, उसको मान लो 56 है। सेकंड नंबर जब आता है तो अगर वो छोटा है तो लेफ्ट साइड, बड़ा है तो राइट साइड जाएगा। यानी 36 मिलेगा तो हमको यहां डालना है, 62 मिलेगा तो यहां डालेंगे। इसके बाद मान लो हमको मिल गया 25, तो इससे छोटा इधर आया, इससे छोटा इधर आया। अगर इसके बाद सपोज दैट 20 मिल जाता है तो यहां लेफ्ट साइड में 20 बनेगा। 27 होगा तो इधर आएगा। तो इस तरह से ट्री का अरेंजमेंट होता है। अब जो भी डेटा हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो लिस्ट हो, स्टैक हो, ट्री हो, क्यू हो, इस सब में करना क्या है, मान लो हम जो भी स्ट्रक्चर बनाए डेटा का, उसमें करना क्या है, बहुत सिंपल है। हम डेटा जो भी अरेंज करते हैं, जब भी कलेक्ट करते हैं, तो हमको उस डेटा का थ्रू नेविगेट करना पड़ता है। उस डेटा में पर्टिकुलर चीज को सर्च करना होता है। सर्च करेंगे मतलब कि सर्च करने के लिए नेविगेशन जरूरी है। नेविगेशन करेंगे, सर्च करेंगे, नया डाटा कहीं इंसर्ट करना पड़ सकता है, एग्जिस्टिंग को डिलीट करना पड़ सकता है, या पूरे डेटा को हम सॉर्टिंग या 2 डिफरेंट सेट को मर्ज कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में जो पढ़े हैं उसमें करेंगे। जैसे है ट्रावर्स है, सर्च है, इंसर्ट, डिलीट, सॉर्ट, मर्ज, इन्हीं ऑपरेशंस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि हम ट्रावर्स कैसे करेंगे, इंसर्ट कैसे करेंगे, सर्च कैसे करेंगे, कोई नया एलिमेंट ऐड करना है तो कैसे इंसर्ट करेंगे उसको, किसी को डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेंगे, मॉडिफाई करना है तो कैसे करेंगे। तो ये सारे ऑपरेशंस को हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे सी के थ्रू। ठीक है। तो जो भी ऑपरेशन हमारा होगा वो सी के थ्रू होगा। नेक्स्ट, अब हमारे पास जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स हैं, जब भी डेटा को हम लोग नेविगेट करते हैं या सी में प्रोग्राम में काम कर रहे हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा को मैनेज करना है, तो हमको कुछ न कुछ टेक्निक्स को यूज करने पड़ते हैं। वो टेक्निक कौन कौन से हैं?
टेक्निक्स जैसे मल्टीपल टेक्निक्स हैं, इसमें एक है जैसे रिकर्सिव। रिकर्सिव मेथड क्या होता है? हम एक ही सेट ऑफ कोड को बार बार रन करते हैं, एक ही फंक्शन को बार बार रन करते हैं। जैसे हम फैक्टोरियल निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो फैक्टोरियल वैल्यू है उसको फंक्शन में पास किए, उसको पहले वाले से मल्टीप्लाई किए, रिजल्ट को फिर से उसी में पास किए, फिर उसके पहले से वाले से मल्टीप्लाई किए, फिर रिजल्ट को उसी में पास किए। तो ये जो रिपीट चलता है इसको हम लोग बोलते हैं रिकर्शन। आप लोग सी में पढ़े होंगे इसको, क्योंकि सी आपका पिछले सिलेबस में था, तो सी में आप लोग रिकर्शन पढ़े होंगे। सी के बाद ये रिकर्शन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टेक्निक आता है रिकर्शन के बाद, वो है डायनामिक प्रोग्रामिंग टेक्निक। ये है डायनामिक प्रोग्रामिंग टेक्निक। इसमें क्या होता है, ये जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं कि जो पिछला हमारा रिजल्ट आया हुआ है उस रिजल्ट को यूज करके अगला रिजल्ट फाउंड करते हैं। डायनेमिक का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू हमारा जनरेट हो रहा है वो हमारा इनपुट एक बार में नहीं आया है, वो रन टाइम इनपुट है हमारा। रन टाइम इनपुट का क्या मतलब हो गया कि एक बार हम इनपुट लिए, उससे कुछ कैलकुलेशन किए और जो वैल्यू आया उसको फिर प्रिजर्व कर लिए उसी समय अगले में यूज करने के लिए। तो ये हमारा डायनेमिक होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग टेक्निक। जैसे आप लोग ये जो सीरीज यूज करते हैं, मान लीजिए 1 1 2 3 5 8 13, ये कौन सा सीरीज है? हमको लगता है आप लोग सब परिचित इस सीरीज से, फेवरिक सीक्वेंस है ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, ऐसे ही बढ़ता गया। मतलब क्या किया हम, ये दो वैल्यू का जो ऐड आया, सम आया, उसको हमने प्रिजर्व रखा, उसको जोड़ के अगला नंबर लिए, फिर ये पहले वाले को भी प्रिजर्व रखे हुए हैं ना, और इसके साथ जोड़ के जो रिजल्ट है उसको जोड़ के वैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो जब प्रोग्राम में हम डेटा को डायनामिक फॉर्म में यूज करते हैं कि इनपुट हम जनरेट किए और जनरेट करने के बाद उसको फिर से यूज कर लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग टेक्निक। नेक्स्ट हमारा जाता है बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग क्या होगा, हम लोग जो सॉल्यूशन हम लोग निकाले हैं इंस्टेंट पीस ऑफ टाइम में, उस सॉल्यूशन को चेक किए, फेल हुआ अगर हमारा वो, तो फिर से नया सीक्वेंस लेके चल रहे हैं। जैसे हम लोग सुडोकू सॉल्व करते हैं, ध्यान में होगा, ये टेक्निक इसको बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। सुडोकू आप सभी लोग सॉल्व किए होंगे, या जो नहीं किए होंगे उनको बता देते हैं। जस्ट इस तरह का एक बॉक्स होता है सुडोकू में, और फिर ये हर एक में 9 है, इस तरह से, लाइक दिस। इसमें हमको नंबर्स जो डालने हैं, हाँ, वो 1 to 9 ऐसे ही भरना है, 1 to 9 ऐसे ही भरना है, और हर एक रो हर एक कॉलम में 1 से 9 तक हम भरेंगे, प्लस इस बॉक्स के अंदर भी 1 से 9 ही रहेगा। कोई भी नंबर इस बॉक्स में रिपीट नहीं होगा, कॉलम में रिपीट नहीं होगा, रो में रिपीट नहीं होगा। तो जब ये सीक्वेंस बनाते हैं हम लोग, तो हम एक नंबर एज्यूम करके बना रहे हैं, पता चला कि गलती हो गया तो बैक ट्रैक किए, कहां गलती हुआ उस नंबर को ओमिट किए, फिर नया नंबर डाले वहां पे। तो इस तरह के एल्गोरिथम को हम लोग बोलते हैं बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम। ये सारी चीजों को हम लोग डिटेल में जब एक्चुअल काम करना शुरू करेंगे तब देखेंगे। बैक ट्रैकिंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है डिवाइड एंड कंक्योर एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं इसको?
डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। इसमें क्या है कि हम सॉल्यूशन में क्या करते हैं ना, प्रॉब्लम को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड करके हर एक सेक्शन को सॉल्व करेंगे और फिर उसको मर्ज कर लेंगे वापस। इसमें मर्ज सॉर्ट या क्विक सॉर्ट ऐसा ऑप्शन है जो लोग जब पढ़ेंगे तब डिटेल में जाएंगे इसके बारे में। अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन ले रहे हैं हम लोग कि डेटा स्ट्रक्चर को आपको इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं कि उसमें क्या हम लोग जानेंगे, क्या पढ़ेंगे। सारी चीजों को डिटेल में हम लोग आगे कमिंग सेशंस में देखेंगे और लगभग हर एक को प्रोग्रामिंग के थ्रू भी हम लोग टच करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या होता है कि हम लोग प्रॉब्लम को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं या 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। हर एक पार्ट को सॉल्व करेंगे और फिर वापस उसको मर्ज करके कंप्लीट सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे। जो मर्ज सॉर्ट हमारा है या क्विक सॉर्ट है वो हमारा इस प्रोसेस से होता है। नेक्स्ट जो हमारा है ग्रीडी एल्गोरिथम है। ग्रीडी एल्गोरिथम, ग्रीडी एल्गोरिथम क्या है? इसमें भी एक हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन लेके लोकल लेवल पे पहले काम करते हैं और फिर उसे ग्लोबल पे इंप्लीमेंट कर देते हैं। जैसे हम इसमें रिसर्च में अगर बात करें हम लोग तो कई बार क्या होता है कि हम बहुत छोटे दायरे में प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, अपने मोहल्ला में सॉल्व कर लिए सिर्फ, और उसी को फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में इंप्लीमेंट कर दिए। ये ऑप्टिमल होता भी है, नहीं भी होता है। कई बार ये सॉल्यूशन बहुत ऑप्टिमल हो जाता है, कई बार नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये हमारा तरीका है ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने का। आप घर में भी करते होंगे, चावल का एक दाना निकालते हैं, चेक किए ये पक गया है, पूरा चावल पक गया आपका। तो ये हमारा ग्रीडी एल्गोरिथम है। हम एक छोटा सा कोई भी यूनिट को सॉल्व किए, हॉफमैन ट्री, काउंटिंग मनी, ये सारा चीज का इसके लिए यूज होता है। इस मतलब प्रोग्राम में इसको हम यूज करते हैं ग्रीडी एल्गोरिथम को। ठीक है, ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम। ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम, इसमें हम लोग जितने भी पॉसिबिलिटीज हमको दिखती है हर एक को ट्राई कर लेते हैं और ट्राई करके सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ये हो सकता है कि हमारा जो सॉल्यूशन मिले वो बेस्ट नहीं हो, हाँ, बट हमारा टेक्निक यही रहेगा कि हम क्या करेंगे कि जितने भी सॉल्यूशंस हमको उसको दिखेंगे एल्गोरिथम में, हाँ, ऑल पॉसिबिलिटी सॉल्यूशन, तब तक ट्रैक करेंगे जब तक हमको ऑप्टिमल सॉल्यूशन या बेस्ट सॉल्यूशन नहीं मिल जाए। जैसे एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम, जैसे हम कोई पूरे स्ट्रिंग में एक छोटा सा स्ट्रिंग को टेक्स्ट को मैच कर रहे हैं हम, तो हमको उसके लिए उस जो भी टेक्स्ट मिला है, हाँ, उस टेक्स्ट को पूरे स्ट्रिंग में सर्च करके मैच करने का जो टेक्निक हम लोग यूज करते हैं, इस तरह के एल्गोरिथम को बोलते हैं हम लोग ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम। ये सारा हम लोग एक्चुअल प्रोग्रामिंग करके देखेंगे भी। जितना लोग डिस्कस कर रहे हैं कोई भी सेक्शन मिस नहीं करने वाला है। रैंडमाइज एल्गोरिथम, रैंडमाइज एल्गो, रैंडमाइज एल्गो क्या होता है? ये कोई भी एक रैंडम नंबर यूज करते हैं उसमें और उसी बेस पे हम आगे कंप्यूटेशन करके डिसीजन को फाइंड करते हैं। क्विक सॉर्ट में ये यूज होता है। ठीक है, तो जब उधर पहुंचेंगे हम लोग तो फिर इसके बारे में भी बात कर लेंगे। अब देखो, जो प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं उसमें हमारा अप्रोच क्या होता है? 2 तरह के अप्रोच हम लोग यूज करते हैं। एक को क्या बोलते हैं? टॉप डाउन, और एक है बॉटम अप। जब टॉप डाउन मॉडल में जब बात करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशंस को डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मान लो हम यूनिवर्सिटी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं,
ठीक है। तो जब इसके लिए हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन जब डेवलप करने जा रहे हैं तो क्या क्या होगा। इसका एक होगा अकाउंट, एक होगा रिजल्ट मान सकते हैं, एक होगा एग्जामिनेशन मॉड्यूल, है ना। मतलब क्या हुआ कि हम एक मॉड्यूल को डिफरेंट में बांट सकते हैं। जब टॉप डाउन आ रहे हैं हमने पहले इसको पकड़ा, फिर दिमाग में आया इसमें क्या बनाना है, इसमें हमको ये बनाना है, फिर इसमें अकाउंट्स में आएंगे तो अकाउंट्स में क्या करना है, अकाउंट्स में भाई फी रिसीव करने का एक पार्ट हो सकता है, एक होगा हमारा एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, प्लस जो फंडिंग मिलेंगी उसका पार्ट होगा। इस तरह से हम इसको मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह का जो हम को अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि हम बड़ा प्रॉब्लम को छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जब छोटे में डिवाइड करेंगे तो उसका बेनिफिट भी है हमारे पास। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि जैसे ही हम छोटे को में इसको डिवाइड करते हैं, तो प्रॉब्लम का छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड होने के बाद हमको ये ऑप्शन मिल जाता है कि हम इसको सबलेट कर सकते हैं। हमारा जो प्रोग्रामिंग का अलग अलग टीम्स है, वो टीम में किसी एक को ये दाम, किसी को ये दे दिए, किसी को इसका डिफरेंट पार्ट्स देंगे हम। तो हमारा सॉल्यूशन थोड़ा सा फास्ट और इजियर भी हो जाता है। इसी के अपोजिट एक और हमारा कॉन्सेप्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग ज्यादा है, सिक्योरिटी ज्यादा है उसमें। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बॉटम अप अप्रोच। ये टॉप डाउन था ना, उसको बोलते हैं बॉटम अप। बॉटम अप अप्रोच। चेंज ऑप्शन, ठीक है। बॉटम अप में हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट लिखा नहीं रहा ठीक से, इंक ठीक कर लेते हैं इसका। अप डिजाइन मॉडल। बॉटम अप में जैसा लग रहा है नाम से ही है कि हमको प्रोग्राम नीचे से स्टार्ट करना है। एक्चुअली इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि बॉटम अप जो हमारा पूरी तरह से ओप्स बेस्ड है। ओप्स बेस्ड है यानी हम लोग क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले क्या बनाते हैं, याद होगा तुम लोग को, सी प्लस प्लस पढ़ चुके होंगे। हम लोग क्लास बनाते हैं, ऑब्जेक्ट डिजाइन करते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग को डेटा एनकैप्सुलेशन को ध्यान में रखना पड़ता है। इनहेरिटेंस को यूज करते हैं हम लोग, तो हम लोग पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, क्लास बना लिए। अब उस क्लास के बेस पे हम फिर प्रोग्राम बनाएंगे, उसका जो फंक्शन है उसको पहले डिफाइन करेंगे, हाँ, और जो मेन फंक्शन है वो लास्ट में लिखेंगे। तो पहले नीचे वाला बनाए, बाद में ऊपर वाला बना रहे हैं। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग बॉटम अप डिजाइन मॉडल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोग्रामिंग का, अगर इसको ध्यान में नहीं रखोगे तो प्रोग्रामिंग तुम्हारा कभी बढ़िया नहीं हो सकता है। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। पता है तुम लोग को होता क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्सिटी से तो आप लोग हमेशा रूबरू होते रहोगे। जो भी क्वेश्चन नहीं बना वो कॉम्प्लेक्स है तुम्हारे लिए। लेकिन जब हम एल्गोरिथम की बात करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करेंगे, तो वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? एग्जांपल देखो इस तरह से। पहले एक सपोज दैट डेटा स्टोर किया हुआ है टेप पे, जो मैग्नेटिक टेप होता था पहले, आज भी यूज बैकअप के लिए कहीं यूज होता होगा, बट ये रेयर यूज हो रहा है अब। इसमें क्या होता है, जो कैसेट तुम लोग देखे थे अपने टाइम में, कुछ बच्चे देखे होंगे, जो इस तरह कैसेट होता था जिसमें कि रील ऐसे लपेटा हुआ रहता था, है ना। और
ये जो टेप है, ये मैग्नेटिक टेप होता है, इसी पे डेटा लिखा हुआ है। अब इस टेप में मान लो अगर हम सीधा ये देखें कि यहां पर कोई डेटा लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहां से यहां तक जाए बिना हम उसको पढ़ नहीं सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, तो बिना वहां तक गए उसको पढ़ नहीं सकते हैं, तो पूरे टेप को स्क्रॉल करना ही पड़ेगा। अब इसको दूसरे रूप में देखो, आज के परिप्रेक्ष्य में हमारा मान लो ये एरे है इस तरह से, ठीक है, एलिमेंट वाइज हम लोग ऐसे लिखते हैं, और यहां मान लो वैल्यू लिखा हुआ है 25, 30, 24, 26, 5, 9, 84, 87 लाइक दिस। इसमें कोई एक नंबर बोला गया सर्च करने के लिए, सपोज दैट 87 को। हम लोग क्या कर सकते हैं, एरे को स्टार्ट किए, 0 से पढ़ना शुरू किए, 87 तक चले आए। यही करना था, मैग्नेटिक टेप क्या बुरा था? अरे यही काम करना है हमको, तो मैग्नेटिक टेप क्या बुरा है? हो सकता है कि ये पहला सोल्यूशन हमको मिल जाए, और हो सकता है कि अगर इस एरे का साइज हमारा इतना बड़ा है तो अंतिम नंबर भी वो हो सकता है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि वो जो नंबर मिलेगा हमको वो लास्ट में मिलेगा, है ना। अब देखो यहां पर कॉम्प्लेक्सिटी क्या है हमारे साथ, टाइम। इस तरह कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग सीधा सीधी क्या डिफाइन करते हैं कि इट डिफाइंड एज ए टर्म ऑफ इनपुट बोथ टाइम एंड साइज। जो डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस ऑफ डेटा, दैट डिपेंड्स ऑन बोथ इनपुट साइज ऑफ टाइम एंड साइज। तो हमको दोनों को ध्यान में रखना पड़ता है कि साइज भी कम लगे, टाइम भी कम लगे। और इसी सर्चिंग को अगर हम लोग जो भी बता रहे थे, सपोज दैट जो डेटा हमारा है वो पहले क्या था, रैंडम ऑर्डर में था, ठीक है। अब इस डेटा के साथ हम एक इंडेक्स मेंटेन करेंगे। जब इंडेक्स मेंटेन करेंगे तो हमारा क्या होगा, स्पेस थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, क्योंकि हमको इसके साथ एक और ये मेंटेन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो जब इंडेक्स हम मेंटेन कर रहे हैं तो क्या होगा, ये तो साइज हमारा ऐसे चलता है 1 2 3 4 5 6, दोनों एरे के लिए यही चलेगा। इसमें मान लो डेटा है 24 है, 36 है, 2 है, 9 है, 85 है, 84 है, 29 है, 34 है, 36 है, लाइक दिस, है ना। और जब इसका इंडेक्सिंग किया हुआ रहेगा तो क्या होगा, यहां पर हमारा लिखा रहेगा, है ना, 2, ये 3, 0, 6, 7, 1, 8, 4, 5, 4, लाइक दिस। यानी पहला वाला में हमारा 2 है, दूसरा वाला में 3 है। 2 है मतलब कि एरे 2 का वैल्यू है, 3 है मतलब कि एरे 3 का वैल्यू है। अब जब हमको इंडेक्स किया हुआ रहेगा, तो सॉर्टिंग कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। तो हम सीधा क्या करेंगे, अब वर्चुअली मान लें हम उसको, बोर्ड पे संभव नहीं दिखाना, वो कंप्यूटर में आपको वैसा ही होगा, लेकिन वो ऐसे रहेगा 2, 9, देन 24, देन 29, 34, 36, 36, 84, 85, ये इस तरह से रेंज रहेगा। मतलब अब देखो हम लोग जब कॉम्प्लेक्सिटी छोटा सा एग्जांपल बता रहे सिर्फ यहाँ पे, जब हम इसको सॉर्टिंग करेंगे, हम सीधा सीधे एरे के बीच में चले आते हैं। जब बीच में आ जाएंगे एरे के, तो हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 एलिमेंट है, 9/2 4, 4.5 का मतलब नहीं है हमको, ठीक है। 4 हुआ यानी 1 2 3 4, फोर्थ एलिमेंट। हम सर्च कर रहे हैं मान लो 84 को, 4 में क्या है 29 है, 29 के बाद होगा 84, होगा ना। अब हम पहला एलिमेंट मान लिए 29, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया हमारा 0 पे, और ये जहां था वहां रहेगा, है ना। मान लो 9 पोजीशन पे ये रहेगा। हाँ, दोनों को ये 0 पाया मतलब कि 3 यहां पे आ गया, 3 is 0, ये इनिशियल हो गया। 9 + 3 12/2 6, 6th एलिमेंट पे आते हैं सीधा, 6th एलिमेंट पे ये 36। अब हमारा डेटा किधर है, राइट या लेफ्ट, राइट है, मतलब कि 6 और 9 के बीच में है। 9 6 15, 15/2 7, दिस वन। सिर्फ 3 अटेम्प्ट में हम 84 पे पहुंच गया। अगर डेटा का संख्या 1 लाख से ऊपर रहेगा तो भी हमको मुश्किल से 25,000 अटेम्प्ट लगेंगे वहां तक पहुंचने, 2500 अटेम्प्ट लगेंगे वहां तक पहुंचने में। तो हम स्पेस अगर बढ़ा दिए तो टाइम हमारा काफी तेजी से कम हो गया। प्रोग्रामिंग में हम लोग ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रख के काम करें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगला क्लास में एक चीज को 1 बाय 1 देखेंगे। एरे से स्टार्ट करेंगे, हाँ, और लिस्ट, लिंक लिस्ट, स्टैक, ट्री, सबको कैसे बनाते हैं, कैसे ट्रावर्स करते हैं, कैसे सॉर्टिंग करते हैं, सारे चीजों को देखेंगे हम लोग, ठीक है। फिर मैं चलो